हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। लगातार जारी है महिला पर्यवेक्षक की क्लासेस और आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसके पहले हम बाल प्रतिषेध अधिनियम देखे थे, ठीक है। पिछले 3 क्लास हमने देखे, उसके बाद कुछ एमसीक्यूज थे उससे संबंधित, वो सॉल्व किए थे। अब हम बातें करेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मुद्दा है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 ठीक है। थोड़ा इसका परिचय देख लेते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। चलिए तो भाई साहब, ये सबसे पहले मैं बात करूं तो इसका उद्देश्य क्या है। ये जो अधिनियम लाया है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है। तो जाहिर सी बात है, दहेज के लेने और दहेज के देने को रोकना ही इसका क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। क्या है उसका उद्देश्य? दहेज लेना, ठीक है, और देना के लिए, ठीक है, प्रतिबंध लगाने हेतु, प्रतिबंध या प्रतिषेध करने हेतु, ठीक है। इस दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का उद्देश्य है दहेज लेना और देने के लिए प्रतिबंध लगाने हेतु ये अधिनियम लाया गया है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, इनके बहुत सारे नाम हैं। इसको अगर हम अन्य नाम से पुकारें तो याद रखिए, इनके बहुत सारे नाम हैं, जिसे इसको हम दहेज निषेध अधिनियम भी कहते हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961, या इसे दहेज अधिनियम 1961 कहते हैं, या इसे दहेज अधिनियम, क्या है, दहेज अधिनियम 1961 के नाम से भी जानते हैं, या इसे विवाह करार निषेध अधिनियम 1961, विवाह करार निषेध अधिनियम 1961 के नाम से जानते हैं, या इसे दहेज लेना देना, दहेज लेना देना प्रतिषेध अधिनियम 1961 के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं, अन्य नाम से इनको पुकारते हैं, ठीक है। इनकी एक बातें आप याद रखेंगी, ये जो अधिनियम है, अधिनियम का क्या होना, अधिनियमित होना, अधिनियम का अधिनियमित या प्रकाशित किया गया था। प्रकाशित कब किया गया था भाई? वो डेट आप याद रखेंगे, कब? 20 मई सन
1961, कब की बात कर रहे हैं हम? 1961, 20 मई सन 1961 को क्या किया गया था? अधिनियमित किया गया था या प्रकाशित किया गया था। अधिनियमित कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो अधिनियम होते हैं, अधिनियम कैसे बनता है? अधिनियम या एक्ट, ठीक है, मैंने क्या कहा? जो अधिनियम होते हैं या जिसको हम क्या कहते हैं? एक्ट कहते हैं। वो अधिनियम या एक्ट कैसे बनता है? जब लोकसभा में वो पारित होता है, फिर राज्यसभा में, फिर उसके बाद दोनों सदनों के पारित होने के बाद, ठीक है, जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर किया जाता है, राष्ट्रपति ये अनुमोदित कर दे कि ये जो आपने जो भी नियम लाए हैं, ठीक है, वो उसको अनुमोदित कर दे, उस पर साइन कर दे राष्ट्रपति, तो उसके बाद वो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो कोई भी कानून लाने के लिए जो दो सदनों से, संसद के 2 सदन, राज्यसभा, लोकसभा, उनसे पारित होगी, पारित होकर जो है जो राष्ट्रपति द्वारा साइन किया जाएगा, और साइन करने के बाद ये क्या हो जाएगा? ये अधिनियम बन जाएगा। तो जिस दिन राष्ट्रपति साइन किए हैं वो कौन सा दिन है? 20 मई 1961, और इसी दिन अधिनियमित हुए हैं। अधिनियमित का मतलब है राष्ट्रपति जिस दिन साइन हुआ है, ठीक है, उसी दिन को हम कहते हैं अधिनियमित। और उसके साथ साथ राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, ठीक है, कि भाई ये इस नियम या कानून या अधिनियम के एक्ट या धाराएं हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तो याद रखेंगे 20 मई 1961 को क्या हुआ था? अधिनियमित हुआ था, राष्ट्रपति का साइन हुआ था, प्रकाशित हुआ था राजपत्र में। तो याद रखेंगे ये दिन। अब देखिए, लागू करने का भी डेट आपको याद रखना है। ये जो अधिनियम है, अधिनियम का लागू, अधिनियम या एक्ट, अधिनियम का लागू, तो भाई साहब लागू कब हुआ था? तो ये भी डेट याद रखेंगे, 1 जुलाई सन 1961, ठीक है। एक PDF है मेरे पास, देख सकते हैं, जिसमें लिखा है, क्या लिखा है? 20 मई 1961, दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, ये दिख रहा है आप लोगों को? 20 मई 1961 को क्या हुआ था? अधिनियमित हुआ था। और ये राजपत्र में क्या किया गया था? ठीक है, इसको राजपत्र में छापा गया था, ठीक है। चलिए, लागू कब हुआ? तो लागू का डेट भी याद रखेंगे, कब हुआ भाई? 1 जुलाई सन 1961 को लागू हुआ था। तीसरी बातें, ये कुल धाराएं कितनी भाई? कुल इसमें 10 धाराएं हैं। कितनी हैं? 10। कुल धाराओं की संख्या कितनी है? 10 है, याद रखें। जैसे बाल प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में हमने देखे थे 21 धाराएं थी, हम पढ़ चुके थे, एक एक धारा को अच्छी तरीके से पढ़े थे। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कुल धाराओं की जो संख्या है वो कितनी है भाई? 10 है। और 10 की 10 धारा जो है हम देखेंगे, पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अधिनियम में संशोधित किया गया था कुछ समय, ठीक है, अधिनियम में संशोधन, अधिनियम में संशोधन, ठीक है। 1984 और 86 में, 1984 और 86 में क्या किया गया था? अधिनियम को संशोधन किया गया था। जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं बता दूंगा, ठीक है, कि क्या क्या संशोधन हुआ था इस अधिनियम। तो परिचय देख लीजिए, परिचय में क्या है? पहली बातें मैंने क्या कहा?
कि इसका उद्देश्य क्या है, जो दहेज लेते हैं, ठीक है, और जो दहेज देते हैं, लेने देने, ठीक है, दोनों पर प्रतिबंध लगाने हेतु इस कानून को लाया गया था, इस एक्ट को लाया गया था, जो किस नाम से जाना जाता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसके अन्य नाम भी है जिसे आप याद रखेंगे, दहेज निषेध अधिनियम 1961, दहेज अधिनियम 1961, विवाह करार निषेध अधिनियम 1961, दहेज लेना देना प्रतिषेध अधिनियम 1961, अन्य नाम से इसको पुकारा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं धाराएं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धाराएं। ठीक है, हम चलेंगे दहेज, एकदम आराम से पढ़ेंगे और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धाराएं क्या है, धाराएं, और धाराओं की संख्या कितनी है, जैसे कि मैंने बताया 10 है। ठीक है, धाराओं की संख्या कितनी है भाई, 10 है। तो वो पहले हम 10 धारा लिख लेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके हम बातें करेंगे। चलिए, धारा फर्स्ट, धारा फर्स्ट याद रखेंगे, जैसे कि आप जानते हैं धारा फर्स्ट और धारा सेकंड, लगभग सभी जितने भी अधिनियम आएंगे, लगभग सभी अधिनियमों में आपको धारा फर्स्ट और धारा सेकंड क्या देखने को मिलेगा। धारा फर्स्ट में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ होने की तिथि देखने को मिलता है, और सेकंड में, धारा नंबर सेकंड में उससे संबंधित परिभाषाएं मिलेगी। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं किसकी, धारा फर्स्ट की, तो उसमें क्या है भाई, इसमें भी क्या रहेगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का जो है संक्षिप्त नाम होगा, विस्तार होगा व प्रारंभ, क्या होगा, वह प्रारंभ की तिथि, ये याद रखेंगे पहली बातें। धारा नंबर दूसरा, धारा सेकंड, और धारा सेकंड में जैसे कि आप जानते हैं दहेज की परिभाषा रहेगा जिससे संबंधित है। ठीक है, दहेज की परिभाषा, दहेज की परिभाषा को, ठीक है, यहाँ पर धारा नंबर सेकंड में दिया गया है। धारा नंबर थर्ड, हम इसके बाद हम जो धारा नंबर थर्ड पढ़ेंगे उसमें दहेज लेने देने के लिए शास्ति। तो पहले लिख लेता हूँ, फिर अच्छे से हम बात करेंगे पूरी कहानी। दहेज लेने व देने के लिए क्या है, शास्ति। क्या है भाई, शास्ति। यहाँ पर शास्ति का मतलब क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर वही दिया गया है जो मैं लिखा हूँ। ठीक है, दहेज लेने देने के लिए क्या है, शास्ति, और यहाँ पर शास्ति का मतलब होता है दंड का प्रावधान। शास्ति का मतलब है क्या है भाई, जहाँ पर शास्ति आएगा वहाँ दंड का प्रावधान। शास्ति का मतलब क्या है, दंड या दंड का प्रावधान से है। चलिए, धारा नंबर फोर्थ, धारा नंबर फोर्थ, सेक्शन 4, दहेज मांगने के लिए शास्त्री। ठीक है, याद रखेंगे क्या है भाई, दहेज मांगने
के लिए शास्ति, कहने का मतलब है दंड। धारा नंबर, ठीक है, इसी में 4A भी है, उसको भी आप याद रखेंगे, धारा नंबर 4A, ठीक है। तो धारा नंबर 4A विज्ञापन पर प्रतिबंध, ये क्या विज्ञापन पर प्रतिबंध है ये हम देखेंगे। विज्ञापन पर पाबंदी, पाबंदी। चलिए धारा नंबर 5 क्या है भाई? धारा नंबर 5 दहेज लेने देने का करार शून्य। दहेज लेने या देने का करार शून्य। धारा नंबर 6 धारा नंबर 6 दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के लिए फायदे, या उसके क्या है भाई? वारिसों के लिए क्या है? फायदे। धारा 7 धारा 7 में हम देखेंगे अपराधों का संज्ञान। क्या है? अपराधों का संज्ञान कौन लेगा वो हम देखेंगे। धारा नंबर 8 और इसमें हम बात करेंगे अपराधों का कुछ प्रयोजनों की, ठीक है, अपराधों का संज्ञेय, अपराधों का संज्ञेय, जमानती, अजमानती एवं अशमनी होना, अशमनी, ठीक है। अपराधों का संज्ञेय, अजमानती और अशमनी होना। धारा नंबर 9 और 10 दो बज गए, ठीक है। धारा नंबर इसमें 8 में और कुछ है, उसको भी अगर देख लें तो एक होता है जो है 8A, ठीक है, और 8B। 8A में क्या कहा गया है? कुछ मामलों में सबूतों का भार, कुछ मामलों में सबूतों का भार। 8B, धारा नंबर 8B, या इसे जो है हम 8 का बोल सकते हैं, या इसे हम क्या बोल सकते हैं? 8 का और 8 ख बोल सकते हैं, ठीक है। 8A और 8B लिखने से अच्छा आप हिंदी में लिखिए तो 8 का और ख भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति की बात की गई है। अधिकारी की नियुक्ति, चलिए फिर आते हैं धारा नंबर 9, और धारा नंबर 9 में क्या कहा गया है? केंद्र सरकार इसके अंतर्गत नियम बनाती है, ठीक है। केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, बनाने की शक्ति, तो दहेज से संबंधित नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार पर रहेगा। और वो किस धारा के अंतर्गत? धारा नंबर 9। और धारा नंबर 10, धारा नंबर 10 क्या बोलेगा?
कि राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। तो जैसे कि मैंने कहा, आप देख सकते हैं ये सभी धारा कितनी है, धाराओं की संख्या 10 है। चलिए, तो राज्य सरकार नियम बनाने की शक्ति, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। तो भाई साहब, राज्य सरकार ने तो नियम बना ही दिया, ठीक है। राज्य सरकार ने क्या नियम बनाए? छत्तीसगढ़ राज्य दहेज प्रतिषेध नियम, अधिनियम नहीं भाई, नियम अधिनियम में दोनों में क्या है, फर्क है, ठीक है। मैं जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। 2004, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा क्या बनाई गई है, नियम बनाई गई है, ठीक है। तो धारा 10 बोलता है राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। तो छत्तीसगढ़ में नियम बना है, क्या है, उसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य दहेज प्रतिषेध नियम 2004 बना है, ठीक है। क्या बना है? 2004, जिसको हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 जब हो जाएगा, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, तब हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य दहेज प्रतिषेध नियम 2004। नियम क्या है, अधिनियम क्या है, ठीक है। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, बाद में बताऊंगा, ठीक है। जब संसद इस चीज़ को पारित कर देती हैं और राष्ट्रपति का साइन हो जाता है, तो वो जो बनता है वो अधिनियम कहलाता है, ठीक है। और जो मंत्रियों द्वारा, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राज्य में मुख्यमंत्री हो गए, तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा, ठीक है, कुछ नियम और कानून लाए जाते हैं जनताओं के लिए, तो उनके द्वारा जो बनाई जाती हैं उसको हम कहते हैं, ठीक है, नियम कहते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, शासन द्वारा बनाई गई जो है नियम, ठीक है, वो 2004 में बनी थी, उसको हम देखेंगे। चलिए, तो वो बातें मैं अलग से करूँगा जब उस पॉइंट में चलेंगे। तो ये है 10 के 10 धारा, और 10 के 10 धारा आपको याद रखनी है, ठीक है। ये 10 धारा याद रखें, इन्हीं 10 धाराओं पर हम काम करेंगे, इन्हीं 10 धाराओं को हम पढ़ेंगे। चलिए, ठीक है। तो धारा 1 से स्टार्ट करते हैं। धारा फर्स्ट से हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, और आपको देख सकते हैं धारा फर्स्ट में क्या क्या लिखा है, आप जरा पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो धारा नंबर फर्स्ट क्या बोलता है भाई, क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सह संपूर्ण भारत पर है, या उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसमें केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जो है द्वारा नियत कर दिया गया है, ठीक है। चलिए,
तो जैसे कि मैंने क्या कहा, इसका धारा नंबर फर्स्ट क्या है, संक्षिप्त नाम, ठीक है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की तिथि, और क्या है, प्रारंभ। तो देखिए यहां पर संक्षिप्त नाम क्या है भाई, तो संक्षिप्त नाम जैसे कि हम जानते हैं क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम क्या है, 1961। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के नाम से जाना जाता है। विस्तार कहाँ है, ठीक है, संपूर्ण भारत में, ठीक है, क्या है, संपूर्ण भारत में, ठीक है। याद रखेंगे, नोट में याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर भी शामिल होगा, जम्मू कश्मीर भी क्या होगा, शामिल होगा। कब की बात है, शामिल होगा, मैं यहाँ लिख दें, जम्मू कश्मीर भी शामिल होगा। ये जो विस्तार है, इस विस्तार में कौन शामिल होगा, जम्मू कश्मीर भी शामिल होगा, ठीक है। क्योंकि अब जानते हैं जम्मू कश्मीर की हम बात करें, ठीक है, तो 370, ठीक है, हटा दिया गया, ठीक है। कब की बात है, 2019 से 370 हटा दिया गया है, तो ये अब किसमें भी होगा, जम्मू कश्मीर भी शामिल होगा। लेकिन इसमें क्योंकि ये 1961 का समय है, तो 1961 में जो बना था, तो इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय बोला है, तो इसको छोड़कर बोला है संपूर्ण राज्य में। लेकिन यहाँ पर याद रखें संपूर्ण राज्य में होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग, ठीक है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर भी शामिल, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए, या उस तारीख को प्रेरित होगा बोला है, कहने का मतलब है किस तारीख को होगा, ठीक है। तो प्रारंभ की तारीख क्या है भाई, ठीक है, प्रारंभ की तारीख क्या है, जो राजपत्र में जो है होगा, तो कब हुआ था राजपत्र में, आप जानते हैं कब, 20 मई 1961, ठीक है, क्योंकि 1961 का है, तो 20 मई 1961 आप देख सकते हैं। तो ये प्रारंभ की तिथि है, तो याद रखेंगे, क्या है, याद रखेंगे। तो धारा फर्स्ट में क्या बोला है, एक तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, इसका संक्षिप्त नाम है, वो याद रखना है, पहली बातें। दूसरी बातें, संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। तीसरी बातें, इसका जो प्रारंभ हुआ है वो कब हुआ है, 20 मई 1961, ठीक है, राष्ट्रपति के साइन के बाद राजपत्र में प्रकाशित हुआ। तो ये हमेशा रहेगा, जैसे कि आप जानते हैं धारा फर्स्ट में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, और जो है धारा सेकंड क्या बोलता है भाई, धारा फर्स्ट और धारा सेकंड लगभग सबका एक ही रहता है, मैंने कहा धारा सेकंड। और धारा सेकंड में क्या किया गया है, परिभाषा है, दहेज की परिभाषा है। तो परिभाषा के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि दहेज किसको कहा जाएगा, ठीक है, दहेज किसको कहा जाएगा, तो जाहिर सी बात है, ठीक है, कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष को कोई मूल्यवान वस्तु, कोई सामग्री, ठीक है, मूल्यवान वस्तु हो गया जैसे कि कार हो गया, ठीक है, कार में कोई गाड़ी हो गया, ठीक है, बाइक भी हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकता है, कोई जो है दस्तावेज हो सकता है, जैसे ज़मीन का दस्तावेज हो सकता है, ठीक है, कोई ऐसे मूल्यवान वस्तु या सामग्री या धन एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाना क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, दहेज कहलाता है। और ऐसा नहीं है दहेज सिर्फ
जो है लड़के वाले को दिया जाता है, ठीक है, लड़की वालों को भी दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक पक्ष का, कहने का मतलब मेरा ये नहीं, या सरकार का ये मतलब ये नहीं कि भाई दहेज एक पक्ष से दूसरे पक्ष का, कहने का मतलब है लड़की वाले लड़कों को भी दे सकते हैं, लड़के वाले लड़कियों को भी दे सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि लड़कियां बहुत सुंदर होती है तो लड़के वाले पैसे देकर या बोलते हैं कि हम दहेज देंगे, या जैसे कि वो मांग करते हैं कि इनको इतना चाहिए, तो उस प्रकार से होता भी है कहीं कई जगह, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हर जगह, ठीक है। तो लड़के वाले लड़की को, लड़की वाले लड़के को, या एक पक्ष दूसरे पक्ष को, ठीक है, एक पक्ष दूसरे पक्ष को यदि कोई सामग्री, कोई धन, कोई जो है बोल सकते हैं कोई दस्तावेज, ज़मीन के कागजात वगैरह, वो अगर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, दहेज कहलाएगा। दहेज की परिभाषा में है। तो दहेज की परिभाषा क्या है, शादी के पहले, ठीक है, दहेज की परिभाषा लिखी गई है, क्या लिखी गई है कि शादी के पूर्व या पश्चात या शादी के दौरान एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को, एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाने वाला धन या कोई मूल्यवान वस्तु जैसे कि हो सकता है, मैंने कहा कार, कार, आपका बाइक, या कुछ भी हो सकता है मूल्यवान वस्तु, या कोई दस्तावेज कहने का मतलब कोई, या उनका खेत है, भाई शादी के बाद ये तुम्हारा होगा, दामाद का होगा, ठीक है, तो खेत का कागजात दे देंगे, या कोई ज़मीन का टुकड़ा दे देंगे, बोलते हैं ना, तो उसका दस्तावेज आदि। तो धन, मूल्यवान वस्तु, दस्तावेज आदि, ठीक है, शादी के पूर्व या पश्चात या दौरान एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाने वाला धन, मूल्यवान वस्तु आदि क्या कहलाता है, ठीक है, दहेज कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, दहेज कहलाता है, ठीक है, परिभाषा में। और थोड़ा इसकी परिभाषा देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, देखिए, दहेज की परिभाषा, इस अधिनियम में दहेज में कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु अभिभूति अभिप्रेत है, इसका तात्पर्य है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात, ठीक है, विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को, या अन्य व्यक्ति को, ठीक है, अन्य व्यक्ति को क्या किया गया है, दिया गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दहेज कहते हैं, ठीक है। तो वही मैं लिखा हूँ। तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें समझ, विवाह के पूर्व, विवाह के पश्चात, विवाह के दौरान, कोई भी ऐसी स्थिति हो सकती है, ऐसा नहीं कि विवाह के दौरान हो सकता है। ऐसा कहा जाता है, चलो ना हमारी बेटी का विवाह हम करेंगे कि दामाद जी, ठीक है, आपके पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी रख लीजिए, ठीक है, अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं तो वो ज़मीन का टुकड़ा है उसको रख लीजिए। तो विवाह के पूर्व की बात है, फिर बाद में विवाह तो आपका होता रहेगा, ठीक है, सभी कार्यक्रम हो गए, विवाह तो होता रहेगा, ऐसा होता है। विवाह के पश्चात की बात करें तो विवाह के पश्चात शादी वादी हो गए, बोला जाए कि अभी नहीं है, जब कुछ होगा तो हम आपको दे देंगे, ऐसा जो है कहा जाता है। तो विवाह के पश्चात भी दिया जाता है 2 साल के अंतर्गत। विवाह के दौरान, ठीक है, तो विवाह के दौरान तो लगभग आप देखते हैं विवाह के समय, विवाह के दौरान, विवाह के दिन उनको जो है मूल्यवान वस्तु या कोई सामग्री, कोई धन या कोई दस्तावेज थमा दिया जाता है एक पक्ष से दूसरे पक्ष को।
तो वो क्या कहलाता है, दहेज कहलाता है। और एक बात और याद रखिए, जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है स्त्री ही, ठीक है, पुरुष को दहेज देती है, पुरुष भी जो है स्त्री को दहेज देती है। मतलब एक पक्ष दूसरे पक्ष को और दूसरे पक्ष पहले पक्ष को भी दे सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है, स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री। चलिए याद रखेंगे, तो ये दहेज की परिभाषा है जो परिभाषित किया गया है धारा नंबर 2 पे, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो समझ गए दहेज की परिभाषा क्या है और किस धारा में दिए गए हैं, तो याद रखिए धारा नंबर 2। चलिए अब देखिए धारा नंबर 3 क्या बोलता है, धारा नंबर 3 क्या बोलता है भाई। धारा 3 क्या बोलता है कि दहेज लेने और देने के लिए शास्ति, ठीक है, क्या है, दहेज लेने और देने, देने ऐसा नहीं है, देने हेतु या देने हेतु या देने की शास्ति के लिए, शास्ति या जिसको हम कहते हैं दंड, शास्ति या दंड हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो दहेज ऐसा नहीं है कि दहेज लेना ही ये जो है दंड के अंतर्गत आएगा, दहेज देना भी इसमें शामिल है, ठीक है। आप मांग रहे हैं तो बोलते हैं कि ये दहेज मांग रहे हैं तो ये, ठीक है, इनको दंड मिलना चाहिए, और भाई दे रहे हैं उनको भी मिलना चाहिए। तो लेने के लिए भी और देने के लिए भी, दोनों के लिए दंड का प्रावधान है। और कितना दंड है, ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक है, जब आप दहेज की मांग करते हैं या दहेज लेते हैं या देते हैं उसके लिए, ठीक है, कारावास है, कारावास, ठीक है, और कारावास जो होगी वो 5 वर्ष तक होगी। कितने वर्ष तक होगी भाई, 5 वर्ष तक आपको कारावास भोगना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप दहेज लेते हैं या दहेज देते हैं और इनकी शिकायत को कर देते हैं, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, उनको कारावास होगी, कितने वर्ष का, 5 वर्ष का कारावास होगा। और साथ ही साथ जुर्माना, ठीक है, जुर्माना, जुर्माना कितना होगा भाई, कितना होगा, 15,000 का जुर्माना, कितना हजार, 15,000 का जुर्माना। या याद रखेंगे कि दहेज की राशि, दहेज की राशि जो अधिक हो, या दहेज की राशि जो अधिक हो, इस चीज़ को आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 15,000 जुर्माना या दहेज की राशि जो अधिक हो, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान के चलिए दहेज में उन्होंने जो है कितना मांग लिया, 50,000 मांग लिया कि भाई हमें क्या है, एक बात की बात है, ये उस समय की बात है भाई, दौरान 1961 की बात है। और 1961 में नियम कानून बने थे, तो उस समय 15,000 का मूल्य और अभी का मूल्य अब समझ सकते हैं, ठीक है। उस समय 1961 में 15,000 का मूल्य और अभी जो 2023 चल रहा है, इस समय के प्रेजेंट के मूल्य की बात समझें, ठीक है। तो लाखों में जाएगा वो, ठीक है, क्या है, लाखों में जाएगा। तो उस समय ये जुर्माना था। चलिए, तो 15,000 आपको चुकानी पड़ेगी, या फिर दहेज की राशि जो अधिक हो। इसका मतलब ये है कि जैसे अब मैंने कहा कि 50,000 मांग उन्होंने किया है, दहेज के लिए 50,000 मांग किया है, तो यहाँ पर 15,000 और 50,000 की बातें करूँ तो 50,000 अधिक है, तो दहेज की जो राशि मांगी गई है, ठीक है, वो होगी या जुर्माना होगा, उनमें से दोनों में कोई एक होगा। और एक कौन होगा, जो अधिक होगा, और अधिक कौन है, 50,000। तो दहेज जितना मंगा है, जैसे 50,000 मंगा है, तो वो क्या होगी, वो राशि होगी। मान के चलिए दहेज 10,000 मंगा है, एक बात की बात है कि दहेज 10,000 मंगा है, ठीक है, या दिया है, जो भी है, तो 10,000 क्या है, दहेज की राशि है और जुर्माना 15,000 है। इसमें अधिक कौन है, 15,000, तो 15,000 आपको चुकानी पड़ेगी,
तो कहने का मतलब है कि 15,000 या दहेज की राशि जो अधिक हो, दोनों में कोई अधिक हो, उसको आपको चुकानी पड़ेगी वो रकम, ठीक है। और साथ ही साथ 5 वर्ष का कारावास आपको भोगना पड़ेगा, ठीक है। एवं क्या है, एवं 5 वर्ष का कारावास आपको भोगना पड़ेगा, ये याद रखें। तो भाई साहब दहेज लेना देना, ठीक है, सोच समझ कर करिएगा, ठीक है। क्या है, दहेज लेना देना सोच समझ कर करिएगा। इस सबसे बहुत सारे चीज़ें के नुकसान हैं समाज में, जैसे कि अगर बोल सकते हैं दहेज एक प्रकार की ऐसी बुराई है, ठीक है। देखिए इसी कारण से जो अन्य राज्यों में, छत्तीसगढ़ में तो बहुत कम, अन्य राज्यों में जो है भ्रूण हत्या ज़्यादा हो रहा है, भ्रूण का चेकअप ज़्यादा करा रहे हैं। क्योंकि अगर महिला होगी तो आप दक्षिण में जाइए या नॉर्थ में जाइए या साउथ में जाइए, तो उसमें क्या होता है कि एक मुंह से मांग लेते हैं कि भाई मेरे बेटा जो है कोई आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो भी है, कोई भी है, ठीक है। तो इस पर इतना मैंने खर्चा किया है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तो इसको तो बनता है कि इतना लाख या इतना जो है ये कार या ये जो है क्या बोलते दस्तावेज या ज़मीन का टुकड़ा वो चाहिए, इस प्रकार से मुंह में मांगते हैं। तो एक जो है बाप क्या है, अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी कमाई की पूरी ज़िंदगी, ठीक है, बेटी की विवाह के लिए जो है लुटा देता है, ठीक है, उनके दहेज के लिए लुटा देता है। तो इसी कारण से ये नियम बनाए गए हैं। तो ऐसा ना हो कि महिलाओं की कमी, हम देख पा रहे हैं लगातार कि महिलाओं की जो है लिंगानुपात लगातार कमी आ रही थी, अब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है, कमी आ रही थी। और ख़ासकर आप नॉर्थ में आप जाएंगे, ठीक है, नॉर्थ में आप जाएंगे और साउथ में जाएंगे तो मैंने कहा मुंह में बोल के मांग लेते हैं, छत्तीसगढ़ में तो बहुत कम है, ठीक है। तो ये इसीलिए लाया गया है कि ऐसे लोगों को क्या किया जाए, ऐसे लोगों को दंड दिया जाए, ठीक है। चलिए, तो दहेज लेना एक तरह से मेरे ख्याल से ऐसा है कि बुराई नहीं, एक तरह से पाप भी है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी राय है। चलिए, हाँ, ऐसा नहीं है, एक चीज़ और, ऐसा नहीं कि भाई ऐसा भी होता है कि कोई पिता अपनी पुत्री को स्वेच्छा से कुछ दे दे, ठीक है, कुछ दे दे, तो वो एक तरह से, ठीक है, जायज़ है थोड़ा बहुत, ठीक है। आप जो भी जिससे मांगते हैं, आपको अगर दिया जा रहा है तो आप साफ भी मना कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। चलिए, जैसा भी है पॉइंट में आते हैं और अपने धारा पर आते हैं। चलिए, बात तो चलता रहेगी। दहेज लेने और देने के लिए शास्ति या दंड क्या है भाई? जैसे कि मैंने कहा, कारावास 5 वर्ष और जुर्माना 15,000 या दहेज की राशि जो अधिक हो वो क्या है, जुर्माना। चलिए, लेकिन याद रखिए इसी समय एक चीज़ और, इसी समय जैसे कि मैंने क्या कहा, एक मैंने बात बताया था कि भाई यहाँ पर अधिनियम में संशोधन हुआ था, 1984 में एक संशोधन हुआ था, ठीक है। और उसी संशोधन को यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो संशोधन हुआ था, संशोधन संशोधन 1984 में, ठीक है। और 1984 में ये संशोधन हुआ था कि भाई साहब अब जो है सामग्री की क्या है बनाए, सूची बने, क्या बनेंगे, कुछ सूची बनाएंगे, सूची बनाएंगे, ठीक है, सूची बनाएंगे, ठीक है। और ये लागू हुआ था, कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर, गांधी जयंती 1985। भाई साहब, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1985 को क्या किया गया, लागू किया गया, ठीक है। संशोधन 84 में और 2 अक्टूबर 1985 को ये लागू कर दिया गया है। और इसमें क्या बनानी पड़ेगी, आपको सूची तैयार करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? सूची तैयार करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, किस प्रकार की सूची तैयार करना पड़ेगा? सूची ये तैयार करना पड़ेगा, पहली बातें, मिलने वाले उपहार की सूची, मिलने वाले उपहार की सूची, ठीक है, पहली बातें। दूसरी बातें, उपहार देने वाले, उपहार देने वाले,
देने वाले, ठीक है, अतिथियों की सूची, अतिथियों की सूची ये तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। और बाद में वर एवं वधू द्वारा इस सूची में क्या होगा, वधू द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। क्या होगा, हस्ताक्षर प्लस अंगूठे का निशान, अंगूठा, ठीक है, इस सूची जो होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या कहा कि एक सूची तैयार करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एक सूची तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। एक पेपर में क्या करना पड़ेगा, एक सूची तैयार करनी पड़ेगी। और उस सूची में क्या होगा, मिलने वाले उपहार की सूची, ठीक है। जैसे उपहार हमें मिला है, अतिथियों की सूची, जैसे कि सूची में जैसे आप बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 1 नंबर डालेंगे, ठीक है। और 1 नंबर में जैसे उनके चाचा ने दिया है, ठीक है, लड़की के चाचा ने दिया है, और चाचा ने जो है गिफ्ट में क्या दिया है, फ्रिज दिया है। क्या दिया है, फ्रिज दिया है। उनके जो लड़की के मामा हैं, तो मामा में नंबर 2 लड़की के मामा हैं, उन्होंने उनको क्या दिया, टीवी दिया, ठीक है, लड़की को। तीसरी सूची जैसे कि उनके जो है मान के चलिए फूफा है, ठीक है, लड़की के फूफा है, तो लड़की के फूफा ने उनको क्या किया, दिया, ठीक है। आपको मान के चलिए कोई अलमारी है, अलमीरा है, ठीक है, जो भी है, जैसे कि मैंने अलमारी है, अलमीरा, ठीक है। इस प्रकार की जो है सूची तैयार करनी पड़ेगी। तो इसमें पता चल जाएगा कि कितने जो है सदस्य आए थे और किन्होंने जो है ये सब दिया है। किसी ने फ्रिज दिया, किसी ने टीवी दिया, किसी ने अलमारी दिया, ठीक है। तो ये करने का मतलब क्या है, ये करने का मतलब ये है कि जैसे बोला जाता है ना कि इसमें दिया है साफ साफ धारा 3 में कि दहेज लेने और देने के लिए दंड है, ठीक है। तो लेने के साथ साथ देने के लिए भी दंड है। तो बाद में भाई कोई ये ना बोल दे, बाद में कोई ये ना बोल दे कि इन्होंने दहेज मांगा है, ठीक है, या दहेज दिया है। ये स्वेच्छा से उनके परिवार वाले, उनके अतिथि, ठीक है, जो भी आए थे, वो अपनी स्वेच्छा से उस लड़की को क्या किया है, दिया है। स्वेच्छा से क्या किया है, उस लड़की को दिया है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, दहेज नहीं कहलाएगा। तो ये इसको आपको दिखानी पड़ेगी जब ऐसा होता है, कोई जो है ये दंड का प्रावधान आता है, या किसी ने इसे बोल दिया कि भाई इन्होंने दहेज मांगे या इन्होंने लिए, तो आप सूची दिखाइए, ठीक है, कि चाचा चाची इन्होंने जो है, जो भी मामा मामी या किन क्या क्या सामग्री दिया है, ठीक है। और उस पर साइन भी है, हस्ताक्षर भी है और अंगूठा भी लगा है, ठीक है, हस्ताक्षर भी है और अंगूठा भी लगा है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें की गई थी। कहाँ पर संशोधन हुआ था 1984 में, 2 अक्टूबर 1985 में लागू हुआ था, जिससे ये पता चल सके कि इन्होंने दहेज की मांग की नहीं है और इन्होंने दहेज दिया नहीं है, लिया नहीं है और दिया नहीं है, बस अपनी स्वेच्छा से लड़की को सामग्री दी है, कुछ सामग्री दी है, ठीक है। चीज़ें क्लियर है, चलिए थर्ड नंबर हो गया। नंबर 4, धारा नंबर 4। अब धारा नंबर 4 क्या बोलता है भाई, कि दहेज मांगने, ठीक है, क्या है भाई, चलिए थर्ड को मैं दिखा देता हूं, इसमें लिखा क्या होगा, धारा नंबर 3, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, दहेज लेने और देने के लिए शास्ति, यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, ठीक है, अधिनियम 1961 में प्रारंभ हो, उसके पश्चात दहेज लेना देना अथवा दहेज लेन देन करेगा, तो उसके लिए कारावास कितनी है भाई, 5 वर्ष से कम ना होगी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, 5 वर्ष। और जुर्माने जो कि राशि कितनी है भाई, जो कि 15,000 रुपये, ऐसे दहेज मूल्य रकम का है जो अधिक हो, ठीक है, या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक जिसमें से जो भी अधिक हो, कम नहीं होगा, दंड नहीं होगा। तो यही मैंने कहा, ठीक है, क्या कहा, यही मैंने कहा कि 15,000 या दहेज की राशि जो अधिक हो, ठीक है, जो दहेज दिया गया है, ठीक है, वो राशि जो दोनों में से कोई अधिक हो,
ठीक है, चलिए ये देखिए, ये जो मैंने क्या कहा है, परंतु यह जब तक ऐसी भेंट अभिनियत नहीं बनाए, ठीक है, नियमों के अनुसार एक सूची दर्ज की जाती है। ठीक है, क्या करने के लिए? ऐसे भेंट जो वर विवाह के समय जो है उचित मांग के बिना दी जाती है उसके संबंध में लागू नहीं होगा। ठीक है, तो मांग नहीं किया गया है और अपनी स्वेच्छा से दे दिया गया है तो उसको दहेज नहीं कहा जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए। और मैंने जो कहा आपको क्या बनानी पड़ेगी, सूची दर्ज की जाती है, सूची बनानी पड़ती है। ठीक है, तो ये ऐसे जो है खुद से दे रहे हैं अपनी स्वेच्छा से, तो ये दहेज में नहीं आएगा, ऐसा कहा गया है कि अपनी बेटी को स्वेच्छा से दे रहे हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे नंबर 4, दहेज मांगने के लिए शास्ति। चलिए, दहेज मांगने के लिए क्या है? शास्ति या दंड। शास्ति जिसको हम क्या कहते हैं? दंड कहते हैं। ठीक है, दहेज मांगने के लिए भी दंड। तो भाई 3 और 4 में क्या फ़र्क रह गया? दहेज लेने देने और के लिए दंड और दहेज मांगने के लिए दंड। चलिए 3 और 4 में ये फ़र्क है। मांगने का मतलब है जैसे कि लड़के लड़की, ठीक है, दोनों के पिता जो है एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, बैठ जाते हैं और लड़की, ठीक है, लड़की के पिता से लड़के के पिता का कहना रहता है कि भाई हमें इतना दहेज चाहिए। ठीक है, 50 लाख का दहेज चाहिए, इतना दहेज चाहिए, तभी हम जो है अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से कराएंगे। अगर आप इस बात को, ठीक है, इस बात को हाँ बोलते हैं या इसको हाँ बोलते हैं तो ही आपको, ठीक है, ये दोनों की शादी होगी। या फिर कोई ज़मीन का टुकड़ा या फिर कोई कार की मांग की जाए, कोई मूल्यवान वस्तु की मांग की जाए। ठीक है, तो शादी नहीं हुआ है अभी शादी नहीं हुआ है। शादी होने के पहले दोनों के बीच क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? वार्तालाप होगा। कहने का मतलब एक पक्ष दूसरे पक्ष से मांगेंगे, ठीक है, कि मुझे इतना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? उसके लिए भी दंड है। पहले तो धारा 3 में हम देखें लेन देन, शादी हो रहा है, लेन देन कर रहे हैं, उस दौरान की बात है कि शादी के ड्यूरेशन में उस समय उनके दौरान, ठीक है, लेन देन चल रहा है कि भाई दोनों की शादी हो जाए, ये वर को इतना दे दिया, ठीक है, ये दे दिया, ठीक है, उस समय की बात है। लेकिन यहाँ पर शादी होने के पहले यह मांग की जा रही है कि हमें इतना दहेज चाहिए, ठीक है, नहीं तो हमारे बेटे की शादी अब से नहीं कराएंगे। ठीक है, कहने का मतलब आपकी बेटी से नहीं कराएंगे, ऐसे उनके बेटी के जो है, ठीक है, उनके पिता से ये कहते हैं। चलिए, उस लड़की के पिता से कहते हैं, तो ये क्या कहलाता है? दहेज मांगना। तो दोनों में फ़र्क है, दोनों में अंतर है थोड़ा सा। ये शादी के पूर्व की बात हो रही है, धारा 3 शादी के समय, शादी के दौरान लेन देन की बात चल रही है। चलिए, तो दोनों में दंड है। चलिए, दहेज मांगने के लिए शास्ति या दंड, तो इसके लिए क्या होगा? दंड कितना होगा भाई? इसके लिए भी आपको कारावास, ठीक है, भोगना पड़ेगा। क्या है? कारावास, जो कि मिनिमम 6 माह से 2 वर्ष तक हो सकती है। कारावास मिनिमम कितनी हो सकती है भाई? 6 माह से 2 वर्ष तक हो सकती है। और कारावास हो गया जुर्माना, और जुर्माना कितना हो सकता है? ठीक है, 10,000 तक हो सकते हैं। कितना हो सकता है? 10,000। तो इसमें लिखा है, देखिए, यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों तरीके से, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष कहने का मतलब है कि लड़के के माता पिता बोलेंगे कि उनके जो है लड़के के मामा को कि भाई आप जाइए, आप उधर से मांग करने की जो कोशिश करिए, ठीक है, या बुलवाइए,
ठीक है, कि इतना मांग रहे हैं नहीं तो शादी नहीं होगा, या आमने सामने बैठकर। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से अगर मांगता है तो उसके लिए क्या होगी, कारावास होगी। और अवधि क्या होगी, जैसे कि मैंने कहा कम से कम 6 महीने की, 6 महीने से कम की नहीं होगी, कहने का मतलब कम से कम 6 माह की, और किंतु अधिकतम से अधिकतम 2 वर्ष तक होगी। कितनी होगी, अधिकतम से अधिकतम 2 वर्ष तक होगी। और साथ ही साथ जुर्माना होगा वो कितना होगा, 10,000 हो सकता है, से दंडनीय होगा। ठीक है, परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में उल्लेखित किए जाएंगे 6 माह से कम की किसी अवधि से कारस का दंड अर्पित कर सकता है। ठीक है, तो उनको लगता है तो वो कम कर सकते हैं, न्यायालय पर डिपेंड करता है। ठीक है, कितना वो करेंगे, तो 6 माह तक, और जुर्माना जैसे कि मैंने कहा 10,000 तक हो सकती है। दहेज मांगने के लिए भी दंड है कारावास, जिसमें ठीक है 6 माह मिनिमम है और मैक्सिमम तो 2 वर्ष है। तो 6 माह से कम नहीं होगा, 2 वर्ष से अधिक नहीं होगा। और साथ ही साथ और क्या होगा, और जुर्माना, साथ ही साथ क्या होगा, और जुर्माना, दोनों है। और जैसे हमने पढ़े थे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में क्या था, कारावास 2 वर्ष का था। ठीक है, क्या था, 2 वर्ष का था, या जुर्माना 1 लाख का था, या दोनों था। ठीक है, तो इसमें दोनों है, डायरेक्टली दोनों, कारावास और जुर्माना होगा। वहाँ कारावास था या जुर्माना था या दोनों था, और यहाँ पर दोनों है, याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या है, तो न्यायालय जो चाहेगी वो करेगी। ठीक है, न्यायालय को लगता है कि 6 माह की सजा तो 6 माह, 8 माह की सजा तो 8 माह, 1 साल की सजा दो तो 1 साल। ठीक है, जुर्माना 10,000 से कम नहीं होगा। तो इस प्रकार से दहेज मांगने के लिए भी क्या होगा, दंड होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नंबर 5। क्या है भाई, नंबर 5, धारा नंबर 5, धारा 5। चलिए धारा 5 से पहले हम देख लेते हैं धारा नंबर 4A भी इसमें शामिल है। जैसे कि आप जानते हैं 4A या जिसे 4क के नाम से जाना जाता है, 4A या 4क। ठीक है, तो 4A और 4क क्या है भाई, इसमें लिखा है, क्या लिखा है भाई, विज्ञापन पर प्रतिबंध। ठीक है, क्या है, विज्ञापन पर प्रतिबंध। चलिए क्या है, विज्ञापन पर पाबंदी, ठीक है। तो विज्ञापन पर पाबंदी कहने का मतलब है, ठीक है, ऐसे विज्ञापन जैसे कि होता है ना कि हमारी जो है इकलौती लड़की है। ठीक है, विज्ञापन आएगा कि हमारी एक इकलौती लड़की है, उनके लिए कोई अच्छा सा सुंदर सुशील टिकाऊ अगर लड़का है, जो कारोबार है, जो गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉय है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या करेंगे, अगर हमारी बेटी से शादी करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, ये ज़मीन का टुकड़ा दे देंगे, उनको ये कार देंगे, ठीक है, उनको ये मूल्यवान वस्तु देंगे, उनको ये कारोबार दे देंगे, उनको ये जो फैक्ट्री है उनका मालिक बना देंगे, वगैरह वगैरह का जो विज्ञापन आते हैं उनके लिए भी दंड का प्रावधान है। कहने का मतलब जो लुभावने विज्ञापन, जो प्रलोभन जैसे विज्ञापन है, ठीक है, कि भाई शादी कर लीजिए हमारी बेटी से, ठीक है, और हम उनको इतना पैसा देंगे, इतना वो करेंगे, एक पेपर में कटआउट छपवाएगा विज्ञापन में जो है, या फिर जो है रेडियो के माध्यम से, एडवर्टाइज के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, ठीक है, अगर ऐसा करते हैं, ठीक है, तो भी वो दंड होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा होगा, देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, चलिए
कि अपने पुत्र या पुत्री, ऐसा नहीं है पुत्र पुत्री दोनों में से कोई भी, किसी अन्य नातेदार के विवाह के प्रति फलस्वरूप किसी समाचार पत्र में, ठीक है, नियतकालीन पत्रिका में, समाचार पत्र, पत्रिका या जर्नल किसी माध्यम से, जैसे टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से अपनी संपत्ति या किसी धन के अंश दोनों के किसी कारोबार या अन्य किसी हित में अंश का प्रस्थापित करेगा, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी लिखा है, ठीक है, जैसा भी है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा कि वही है कि विज्ञापन पर प्रतिबंध कि मेरी लड़का है या लड़की इनसे शादी करेगा तो इतना पैसा दे दूंगा, ये कार दे दूंगा, ये ज़मीन दे दूंगा और जो मालिक बना दूंगा। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए भी क्या है, कारावास है, ठीक है। और कारावास कितनी है भाई, इसके लिए, ठीक है, ऐसे करने के लिए इस अवधि के लिए कारावास 6 माह से कम नहीं होगी और 5 वर्ष की सज़ा हो सकती है और जुर्माना जो है 15,000 रुपये तक हो सकता है, ठीक है। तो 6 माह की सज़ा 6 माह से, तो विज्ञापन क्या है, पाबंदी, और उसके लिए भी किसके लिए क्या है, दंड का प्रावधान है, इसके लिए भी क्या है, दंड का प्रावधान है, दंड का प्रावधान है। और इस दंड में जैसे कि आप जानते हैं क्या मिलेगा दंड में भाई, दंड में आपको देखने को मिलेगा कारावास, कारावास, ठीक है, कितने का, 6 माह से, 6 माह से कितने, अधिकतम 5 वर्ष तक रहेगी, कारावास 6 माह से 5 वर्ष तक, और जुर्माना जो है वो रहेगा 15,000 रुपये, कितने हज़ार रुपये भाई, 15,000 रुपये की जुर्माना, ठीक है, और कारावास 6 माह से 5 वर्ष, ठीक है। तो मिनिमम 6 माह और मैक्सिमम कितना है, 5 वर्ष तक ये रहेगा, ठीक है। तो 4 का यह बोलता है विज्ञापन पर प्रतिबंध, ठीक है। तो 4 हो गया, 4 का हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं धारा नंबर 5, ठीक है, क्या है, धारा नंबर 5, धारा 5। चलिए धारा 5 क्या बोलता है कि दहेज संबंधी, ठीक है, दहेज संबंधी करार का क्या होना, शून्य होना, ठीक है, दहेज संबंधी करार का क्या होना, शून्य होना, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है, दहेज संबंधी करार का शून्य होना। मान के चलिए, ठीक है, 2 पक्ष है, ठीक है, 2 पक्ष है, एक वर पक्ष है, एक एग्जाम्पल से समझे, एक वर पक्ष है और दूसरा वधू पक्ष है, ठीक है, वर पक्ष है और वधू पक्ष, इन दोनों के बीच क्या हो गया, इन दोनों के बीच क्या हो गया, करार हो गया, ठीक है, इकरारनामा, करार हो गया। और करार क्या हुआ भाई, इन दोनों के, ठीक है, वर पक्ष वधू पक्ष मतलब वर पक्ष के पिता, ठीक है, पिता या कोई अभिभावक, पिता या अभिभावक या वधू पक्ष के पिता या अभिभावक जो उनकी देखरेख में है, इन दोनों के मध्य ये करार हो जाता है कि भाई शादी के बाद, ठीक है, शादी के बाद जो है दहेज के रूप में ये ज़मीन का टुकड़ा होगा, ये कोई जो है कोई ज़मीन होगी या कोई दुकान होगा, ठीक है, तो इस प्रकार, या कोई मूल्यवान वस्तु होगी जो शादी के बाद हम अभी आपको देंगे, ठीक है। ये करार हो जाता है कि भाई अभी तो नहीं है, ठीक है, समझे जी, अभी तो नहीं है और शादी के बाद होगा ना, तो शादी के बाद हम आपको दे देंगे 1 साल 2 साल बाद, ठीक है, ये करार हो जाता है। और करार होने के बाद, ठीक है, करार होने के बाद इन दोनों का, ठीक है, इकरारनामा बनाया जाता है, इकरारनामा, और इकरारनामा में इन दोनों का क्या होता है, हस्ताक्षर होता है, हस्ताक्षर होगा, क्या होगा, हस्ताक्षर होगा, ठीक है। वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों का क्या होगा, वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों का क्या होगा, हस्ताक्षर होगा, ठीक है, कि भाई हम दोनों ने मिलकर क्या किया, इकरार किया, इकरारनामा बनाया, करार किया कि दोनों के मध्य,
ठीक है, दोनों के मध्य ये करार हुआ है कि मूल्यवान वस्तु या जो भी मंगे हैं, जमीन का टुकड़ा या जो दस्तावेज मंगे हैं, वो शादी के बाद आपको दे देंगे कुछ समय बाद, ठीक है। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि भाई जो है वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को शादी के बाद नहीं दिया जाता कि हमने जो करार किया है वो जो है वो ऐसी कह दिए, अब शादी हो गए, बाल बच्चे ठीक है, तो आप जो है इसको छोड़िए, ऐसा अगर बोल दिया जाता है। और मान के चलिए कि वो इकरारनामा जाके आप पुलिस में कोर्ट में दिखा देते हैं कि भाई साहब हम दोनों ने मिलकर करार किए हैं, शादी के बाद ये इतना पैसा, इतना धन या इतना ज़मीन का टुकड़ा देंगे, और वो नहीं दे रहे हैं, आप इस दस्तावेज को जाके दिखाएंगे, तो ये दस्तावेज क्या हो जाएगा, ये क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा कि भाई साहब आपका कोई सुनवाई नहीं है, कि ऐसा इकरार आप करते हैं, ऐसा करार करते हैं, तो ये शून्य हो जाएगा, ठीक है, कोई भी दस्तावेज, ठीक है, शून्य हो जाएगा। ऐसे इकरारनामा या करारनामा दस्तावेज शून्य हो जाएगा कि भाई आप ऐसा ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने कहा है और आप देंगे, ये मेरे पास सबूत है, तो ये सबूत मान्य नहीं हो, ठीक है, ये भी शून्य माना जाएगा। तो दहेज संबंधी जो करार है वो क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा, याद रखिए। तो ये भी बचने के लिए, लेकिन याद रखिए इसमें कोई दंड का प्रावधान नहीं है, ठीक है, इसमें क्या है, परंतु उसमें दंड का प्रावधान नहीं है, याद रखिए, ठीक है, इसमें दंड का प्रावधान नहीं है। दोनों ने मिलकर इकरार किया और बाद में ये दस्तावेज दिखाता है कि हम दोनों ने इकरार किया, तो इसके लिए दंड का प्रावधान नहीं है, बस इसको रोकने के लिए कि बाद में फिर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, फिर बोलेंगे भाई आपने कहा था, करार किया था और आप दे नहीं रहे, मुकर गए हैं, तो ये नोटिस जाके मैं सरकार को दिखाऊंगी, न्यायालय को दिखाऊंगा, पुलिस को दिखाऊंगा, ठीक है, तो ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक करार क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा, उसके बेस में आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे ऐसा होता है ना कि ज़मीन आप खरीदते हैं, लेते हैं या कुछ कहते हैं, तो स्टाम्प पेपर में, ठीक है, स्टाम्प पेपर में क्या होता है, पूरा लिखा रहता है, पूरा साइन होता है न्यायालय में, ठीक है, तो वो माना जाता है कि भाई ऑथेंटिक जो है, ठीक है, किसके नाम थे, ऑथोराइज पर्सन जिसका है वो उसी का है, तो इस प्रकार से वो दस्तावेज रहता है कि वो ज़मीन के कागजात रहते हैं, तो वैसे ही बनाया जाता है, लेकिन ये शून्य माना जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो धारा नंबर 6, इसके बाद हम चलेंगे धारा नंबर 6। तो इसमें क्या बोला है, जैसे कि आप देख सकते हैं, दहेज लेने या देने की जो करार है वो क्या हो जाएगा, शून्य होगा, दहेज लेने के करार शून्य होगा, बस इतना ही बताया है, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, इसके लिए है, किस प्रकार के करार, ऐसे ही करार है, ठीक है। चलिए, अब धारा नंबर हम बात करेंगे, कौन से, धारा नंबर 6, दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना, ठीक है। चलिए देखिए, 6 बाकी है आपका, फिर 7 आएगा, 6 में बहुत बड़ा है, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला पूरा जो है मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी जो है 6 को बताने के लिए बहुत टाइम चाहिए, 6 क्योंकि बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं, आपको बताना पड़ेगा इसमें, ठीक है। 6 में थोड़ा से डील कर देता हूँ क्या है, फिर कल मैं ये बताऊँगा दहेज का पति या उसके वारिसों के लिए फ़ायदा होना, ठीक है। 6 क्या बोलता है कि भाई साहब कि जो भी दहेज होगी, जो उनके पिता ने या उनके परिवार वाले ने वधू को दिया है, ठीक है, तो वो उसके लिए ही होगा या उसके वारिसों के लिए होगा, ठीक है। किसके लिए होगा, उस पत्नी के लिए, कहने का मतलब जहाँ शादी होकर जहाँ पर गए हैं, ठीक है, शादी होकर गए हैं, तो वहाँ जो है उनके ससुर या उनके पति या, ठीक है, पति है तो हो गई, लेकिन एक्चुअल में बोल सकते हैं उसकी जो है बहू का, ससुर है तो उनकी बहू का, मतलब उनके पिता ने जो दिया है, लड़की का बोल सकते हैं, लड़की का होगा, स्त्री का होगा, जितने भी जो दहेज की सामग्री गई है,
ठीक है। स्वेच्छा से जो दिया गया दहेज है उसको दहेज नहीं बोल सकते, स्वेच्छा से दिया गया सामान है, सामग्री, वो किसकी होगी? वो उस स्त्री की होगी, न कि वहाँ के उनके ससुर की, न सास की, न ननद की, न किसी और की नहीं होगी। यदि ऐसा होता है कि मान के चलिए लड़की को, भाई लड़की की शादी होगी तो क्या होता है, उनके जो ससुर को दिया जाता है कि जो है समझे जी आप रख लीजिए, ठीक है, आप ले जाइए, फिर बाद में उसको दे दीजिए। अगर ऐसा है तो ससुर क्या है, अपनी बहू को वो दहेज की जो भी रकम होगी, जो भी मिला होगा, ठीक है, उसको लौटाएंगे, ठीक है, किसी भी तरीके से उनको, उसमें कुछ डेट्स है 3 माह के अंदर मैं बताऊंगा, ठीक है, 3 माह के अंतर्गत, ठीक है, उसको लौटाना होगा। अगर नहीं लौटाता तो उसके लिए भी क्या है, प्रावधान है, दंड का प्रावधान है, ठीक है, 2 वर्ष का दंड है, 6 माह का 5,000 से 10,000 का दंड है, ठीक है। और ऐसा होता है कि मान के चलिए किसी कारणवश लड़की की या उस स्त्री की या उसकी बहू की मृत्यु हो जाती है 7 वर्ष के पहले, तो ऐसा है कि अगर उसका कोई बेटा होगा, कोई बेटी होगी, कोई वारिस होगा तो उसको दिया जाएगा। अगर उसकी कोई बेटी या बेटा या वारिस नहीं हुई उस स्त्री की, तो स्त्री के माता पिता को वो दहेज वापस चला जाएगा, ठीक है, जो दिया है सामग्री। या अगर लड़की लड़का या कोई है लेकिन वो माइनर है, कहने का मतलब अवयस्क है, ठीक है, अवयस्क है, तो इसका मतलब यह है कि न्यायालय एक ट्रस्ट बनाएगा, एक ट्रस्टी बनाएगा, और वो ट्रस्ट क्या करेगा भाई, वो ट्रस्ट क्या करेगा, उस जो सामग्री है, जो दहेज है, उसका संरक्षण करेगा। कब तक? जब वो माइनर बच्चा 18 वर्ष पूर्ण ना हो जाए। तो कहने का मतलब है वो दहेज किसके लिए है? पत्नी के लिए है, कहने का मतलब उस बहू के लिए है, उस बेटी के लिए है जिसकी शादी हो रही है, ठीक है, ना किसी और के लिए नहीं। उसका हक सिर्फ उसके बच्चे पर है, उसके वारिस पर है, ठीक है, ऐसा नहीं तो उसके खुद के माता पिता जो दहेज दिए हैं उस पर है, ठीक है। तो जो बोलते हैं ना कि भाई हमारे पास दहेज आया, हमारे बहू का दहेज आया है, इतना जो है लाख दहेज आया हमारा है, ये सब, ठीक है, थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि सब चीज़ उस बेटी का है, उस बहू का है, ठीक है, क्लियर है बातें। और यही बातें होंगी, बहुत सारी बातें हैं इसमें लिखना है, ठीक है, कितने में तो ये कल की क्लास में हम करेंगे, ठीक है, कल की क्लास में होंगी। तो धारा नंबर 6, धारा नंबर 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 9, 10 तो आप जानते हैं, ठीक है, 9, 10 तो जानते हैं, केंद्र सरकार इसमें नियम बना सकती है और राज्य सरकार नियम बनाती है। तो 6, 7, 8, फिर 8 में क ख ग भी है, ठीक है, वो हम देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो फिर धारा नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए भाई, तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स, और महिला पर्यवेक्षक की क्लासेस लगातार जारी है। चलिए, ठीक है भाई, मिलते हैं आप लोगों से फिर, तब मुलाकात होगी, तब बातें होगी, तब चर्चा करेंगे धारा नंबर 6 से। चलिए, तो यह है 1900 क्लास। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, धन्यवाद।